This is the numerical from the I scheme question paper. The pull in the tie rod of a roof truss is 44 kilonewton. Design a suitable adjustable screw joint. The permissible tensile and shear stresses are 75 megapascal and 37.5 megapascal respectively. So the W is 44 kilonewton for the rod. So what we'll do, we'll take the W as 1.3 times of load carried by rods. So load carried by rods जो है वो 44 है. So we'll take W as 1.3 into 44. 1.3 into 44. 57.2 kilonewton. Now this is given in kilonewton. ना तुमको पता है कि हमारे जो स्ट्रेसेस जो है वो मेगा पास्कल में दिए. मेगा पास्कल इज नथिंग बट न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर. सो व्हाट विल डू, विल कन्वर्ट दिस ऑल्सो इन न्यूटन. ओके, विल कन्वर्ट दिस ऑल्सो इन न्यूटन. नाउ द सिग्मा टी permissible tensile stress is given 75 megapascal. Tau is given 37.5 megapascal and sigma ck is not given, but we know that the sigma ck की हमको ज़रूरत पड़ने वाली है न्यूमेरिकल में. So let हमने अज्यूम कर लिया कि जितना टेंसाइल दिया हुआ है सेम विल कंसीडर एज द क्रशिंग ऑल्सो. सो 75 megapascal. ओके, नाउ कीप योर डायग्राम्स एंड फॉर्मूलेज रेडी. ठीक है, ये डायग्राम जो है उसको सामने रख के हम स्टेप बाय स्टेप जो इसको सॉल्व करेंगे. सो स्टेप नंबर 1 इज डिज़ाइन ऑफ रॉड. स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 डिज़ाइन ऑफ रॉड. डिज़ाइन ऑफ रॉड. नाउ डिज़ाइन ऑफ रॉड में हम कोर डायमीटर, नॉमिनल डायमीटर, पिच एंड लेंथ ऑफ द कपलर नट जो है ये डिज़ाइन करते हैं. ठीक है, नाउ विल कंसीडर द फर्स्ट कैटेगरी, फेलियर ड्यू टू टेंशन. फेलियर ऑफ रॉड ड्यू टू टेंशन. सो सिग्मा टी इज इक्वल टू W अपॉन पाई बाई 4 DC कोर डायमीटर हम कंसीडर करते हैं DC स्क्वायर. ओके, नाउ W इज गिवन 57.2 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय पाई. ये पाई के डिवाइड बाय 4 जो है, ये 4 जो है वो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, यू कैन टेक इट इन द न्यूमरेटर. ठीक है, सो यहाँ पे बच गया पाई इंटू DC स्क्वायर. नाउ सिग्मा टी का वैल्यू दिया हुआ है 75. नाउ व्हाट आई विल डू, जो अननोन है उसका साइड में चेंज कर देती हूँ. DC स्क्वायर अकेला अननोन है, तो मैं DC स्क्वायर को जो यहाँ से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले लिया, उसका साइड चेंज करके, तो 75 उसकी जगह पे चला जाएगा. तो दिस इज 57.2 इंटू 10⁻³ इंटू 4 डिवाइड बाय पाई इंटू 75. ओके, नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल यूज़ माई कैलकुलेटर. तुमको भी अपने इस तरह से कैलकुलेटर यूज़ करके इसको सॉल्व करना है. ठीक है, कैलकुलेटर अगर तुमको नहीं दिख रहा है यहाँ पर, तो मैं इस तरह से पकड़ती हूँ तो तुमको दिखेगा वो 57.2 इंटू, ना 1000 इंटू 4 है तो मैं इसको लिख देती हूँ 4000. ओके, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में है पाई इंटू 75. ओके, मैंने 2 ब्रैकेट्स यूज़ करके एक ही स्टेप में पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया है. ठीक है, इसका मुझे रूट लेना है बिकॉज दिस इज DC स्क्वायर. सो रूट इज़ 31.16. नाउ DC आ गया मेरे पास 31.16. नाउ इसके बाद जो हमको क्या करना रहता है कि अगर स्क्वायर टेबल दिया हुआ है इक्वेशन में इस तरह से, तो हमको यहाँ से डायरेक्ट DC बोल्ड के लिए DC का वैल्यू इस कॉलम से हम लोग उसका करीब या उससे थोड़ा बड़ा वैल्यू यहाँ से सिलेक्ट करके बाकी नॉमिनल डायमीटर एंड पिच सिलेक्ट करते. बट ऐसा कोई टेबल क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है. ठीक है, और ये टेबल ये हम उसको याद नहीं रख सकते. सो व्हाट विल डू कि अपने पास दूसरा ऑप्शन रहता है कि बुक में जो लास्ट पेज पे दिया हुआ है, अपेंडिक्स के अंदर पेज पे जो इस तरह से दिया हुआ है, ये वाला टेबल हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन ये टेबल भी जो है वो तुमको इसकी थोड़ी वैल्यूज़ जो वो याद रखनी पड़ेगी कि कौन सी रेंज के लिए कितना पिच होता है. बट ये जो टेबल है इसके अंदर नॉमिनल डायमीटर एंड पिच दिया हुआ है. नॉमिनल डायमीटर मतलब DO दिया हुआ है. दिस इज DO एंड दिस इज स्मॉल लेटर P पिच, मतलब 22 से 28 के D आउटर के लिए पिच जो है वो 5 होगा. 46 से 52 के लिए इट विल बी 8. ओके, सो अभी हमारे पास D आउटर नहीं है, ना ही पिच है. हमारे पास क्या है, कोर डायमीटर है. ठीक है ना, कोर डायमीटर से इस टेबल से हमको D आउटर और पिच इसका वैल्यू कैसे निकालना है उसका मैं तुमको एक
छोटा सा कैलकुलेशन बताती हूँ। हम क्या करते हैं कि डी सी जितना भी आंसर आया है, ठीक है, एक छोटा सा कैलकुलेशन साइड में करते हैं कि डी आउटर जो है वो डी सी डिवाइड बाई 0.84, ये एक रिलेशन है फॉर स्क्वायर थ्रेड्स। स्क्वायर थ्रेड्स के लिए नॉमिनल डायमीटर एंड कोर डायमीटर के बीच में ये रिलेशन होता है। तो मैंने क्या कर दिया, 31.16 डिवाइड बाई 0.84 ले लिया। कितना आता है इसका आंसर, 31.16 डिवाइड बाय 0.84। ओके, इसका आंसर आता है 37.09। ओके, ना मैं क्या करेगी, इस टेबल में 37, ये जो डी ओ वाले जो कॉलम्स है इसमें 37.09 वाली वैल्यू ढूंढेगी, तो वो तो नहीं है बट 38 है यहाँ पे। ठीक है, मैं क्या करती, सेफर साइड जो है वो 40 ले लेती हूँ। देखो स्टूडेंट 38, 40, 42 ये कोई भी वैल्यू इसमें से सिलेक्ट कर सकता है, उसका अपना चॉइस है। इसीलिए डिज़ाइन के न्यूमेरिकल्स जो है वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट जो है वो अलग हो सकते हैं, उनके आंसर्स, उनकी कैलकुलेशंस अलग हो सकते हैं, बिकॉज वो लोगों को यहाँ पे एक चॉइस होता है कि वो अपने हिसाब से मतलब थोड़ा 1-2 मिलीमीटर बढ़ाकर वैल्यू कंसीडर करते हैं फॉर कीपिंग द सेफ साइड रखने के लिए। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं मेरे लिए सिलेक्ट कर रही हूँ 40 का डी ओ, मतलब नॉमिनल में डी ओ जो है 40 सिलेक्ट करती हूँ, तो पिच मुझे कितना मिल जाता है, 7। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी फ्रॉम स्टैंडर्ड थ्रेड टेबल, मैंने थ्रेड टेबल से ये ले लिया है, स्टैंडर्ड थ्रेड टेबल से ये लिया है वैल्यू। क्या लिया है मैंने, डी आउटर मैंने सिलेक्ट किया है 40 मिलीमीटर एंड उसके लिए पिच का वैल्यू होता है 7 मिलीमीटर। ओके, सो अगर मेरा ये डी आउटर एंड पिच है तो मुझे कोर डायमीटर के लिए मेरे पास फॉर्मूला है, कोर डायमीटर का फॉर्मूला है डी आउटर माइनस पिच। ठीक है, सो दिस विल बी 40 माइनस 7, तो डी सी मेरा आ गया 33 मिलीमीटर। ठीक है, सो फ्रॉम दिस स्टेप नंबर 1 मुझे कितने कैलकुलेशंस मिल गए, कितनी रीडिंग्स मिल गई, डी आउटर मिल गया, पिच मिल गया है एंड कोर डायमीटर मिल गया है। ओके, अब तुम लोगों को ये अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करना है कि किस तरह से हमको स्टैंडर्ड स्क्वायर थ्रेड्स के टेबल से ये वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, अगर डायरेक्ट टेबल दिया हुआ है तो ज़्यादा सिंपल रहता है, अगर टेबल नहीं दिया हुआ है तो तुमको ये जो छोटा वाला टेबल है जो बुक के लास्ट में दिया हुआ है, इसकी थोड़ी रेंजेस याद रख लेने की कि ये रेंज के लिए इतना पिच और इतना डायमीटर हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। उसमें 19-20 होगा, अगर 38, 40 या उसकी जगह 42 भी ले लिया तो उससे कैलकुलेशन पे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। Okay, now we will go to the next step, that is step we'll solve in this step only. Step number 1 में हमने एक stress consider कर लिया है, failure due to tension. Now we'll see the second failure. We'll consider the failure due to shear. So shear failure of threads at their root. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ failure of threads at रूट ड्यू टू shear। ठीक है, ड्यू टू shear। अब shear के लिए वो फॉर्मूला क्या होता है मेरा, टाउ इज इक्वल टू W अपॉन पाई डी सी इंटू एल। यहाँ से हमको लेंथ ऑफ द नट मिल जाता है, कपलर के नट का लेंथ मिलता है कि कितने लेंथ के लिए हमको थ्रेडिंग्स प्रोवाइड करना पड़ेगी। ठीक है, सो यहाँ से मैं एल का वैल्यू निकालती हूँ। नाउ टाउ इज मेरा, टाउ कितना दिया हुआ है इसके अंदर क्वेश्चन में, क्वेश्चन में टाउ का वैल्यू दिया हुआ है 37.5, तो मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ 37.5 इज इक्वल टू W मेरा आया था 57.2 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय पाई इंटू कोर डायमीटर मुझे मिला है प्रीवियस स्टेप से 33 इंटू एल। ठीक है, सो मैं क्या करती हूँ, एल अननोन को वन साइड कर देती हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 57.2 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 37.5 इंटू पाई इंटू 33। ठीक है, नाउ यूज़ योर कैलकुलेटर्स। सब लोग जो अपने से सॉल्व करेंगे अपना अपना कैलसी यूज़ करके। मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ इसको देखते रहने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। ट्राई टू सॉल्व ऑन योर ओन। डिवाइड बाय 37.5 इंटू पाई इंटू 33। ओके, सो मुझे एल का वैल्यू मिल गया, स्मॉल लेटर एल आ गया मेरा है 14.71, स्मॉल लेटर एल आ गया 14.71। ठीक है, ना मेरा कोर डायमीटर 33 है। ठीक है, एंड एल जो मेरा कोर डायमीटर से भी कम आ गया है,
ठीक है, तो मुझे ये थोड़ा नॉन इलॉजिकल लग रहा है कि इस तरह से तो 14.71 इतने छोटे से नट के लिए हाउ इट विल बी सेफ। ठीक है, सो हम क्या करते हैं कि इम्पेरिकल रिलेशन से ट्राई करते हैं, शायद वो कोर डायमीटर या नॉमिनल डायमीटर से कोई बड़ी वैल्यू आ सकती है। सो आई विल कंसीडर द इम्पेरिकल रिलेशन for the length of the coupler nut. That empirical relation is L is equal to 1.25 times of D nominal. Okay, now D nominal जो है वो मेरा 40 है, so 1.25 into 40 अगर मैं करती हूँ मुझे आंसर मिलता है 50 मिलीमीटर। ठीक है, सो 50 मिलीमीटर और 14.71 इसमें से तुमको कौन सी वैल्यू सेफ लगती है? ओके, मैं उसको क्यों वो सेफ लग रही है नहीं लग रही है वो भी मैं यहाँ डायग्राम पे तुमको बता देती हूँ। ठीक है, द कोर डायमीटर ये जो है छोटा वाला ये 33 है एंड इसका नॉमिनल आउटर डायमीटर भी लिया अगर रॉड का तो 40 है, और उसके लिए अगर मैं ये बहुत कम 14 की छोटी सी लेंथ का नट बनाऊंगी तो ऑब्वियसली हाउ दैट वेरी लेस नंबर ऑफ थ्रेड्स विल मेंटेन दिस कॉन्टैक्ट, वो उतना लोड कैसा बेयर करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि एल का वैल्यू जो है वो हमारा ये डी नॉमिनल से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, मुझे फॉर्मूले से स्ट्रेंथ की इक्वेशन से वो कम मिल रहा है तो मैं इम्पेरिकल रिलेशन अप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, सो इम्पेरिकल रिलेशन से मुझे मिला ये तो मैं इसको फाइनल करती हूँ बिकॉज मुझे ये सेफ लगता है। ठीक है, एंड दिस इज सेफ कंपेयर टू दिस वैल्यू। ठीक है, ये सेफ है। ठीक है, सो हम एल जो है फाइनल करते हैं ये वाला। ठीक है, नाउ विल कंसीडर द नेक्स्ट फेलियर, विल चेक फॉर क्रश, चेक द थ्रेड्स फॉर क्रश। फॉर क्रशिंग। ठीक है, क्रशिंग के लिए हम लोग उसको चेक करते हैं कि क्रशिंग इतने जो डायमेंशंस है ये क्रशिंग स्ट्रेस में भी सस्टेन कर सकते हैं या नहीं, वो उसका कितना वैल्यू आता है। सो सिग्मा सी के लिए फॉर्मूला है W अपॉन π/4 D नॉमिनल स्क्वायर माइनस D कोर स्क्वायर इंटू स्मॉल लेटर n इंटू L। ओके, वेयर यहाँ पे n जो होता है n is 1 upon pitch and pitch is 7, so this is 1 upon 7। तो वो जैसा है वैसा वैल्यू हम उसकी वहाँ पे पुट करेंगे। सिग्मा सी के की वैल्यू नहीं रखनी है, हमको चेक करना है कि कितना क्रशिंग स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दूसरी जो वैल्यूज़ है वो रख देती हूँ। W जो है वो मेरा कितना है 57.2 इंटू 10⁻³ है। ठीक है, 4 डिवाइड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मैं उसको ऊपर ले लेती हूँ इंटू पाए डी नॉमिनल जो है वो मेरा 40 स्क्वायर माइनस कोर जो है वो 33 का स्क्वायर है इंटू एन की जगह पे मैं लिखेगी 1/7 इंटू स्मॉल लेटर एल में ले लेती हूँ यहाँ पे 50। ओके, सो मेरा ये जो इक्वेशन है यहाँ पे अगेन 7 जो है वो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, मैं इसको न्यूमरेटर में ले लेती है। इसको फिर से एक बार सेट करती हूँ 4 इंटू 1000 जो है मैं इसको 4000 ले लेती हूँ इंटू 7 डिवाइड बाय पाई इंटू 40 स्क्वायर माइनस 33 का स्क्वायर इंटू 50। ठीक है, अब मैं क्या करेगी कैलकुलेटर में ये डायरेक्ट जो है ये मैं एक सिंगल स्टेप के अंदर डाल सकती हूँ। तुम भी अपने अपने कैलकुलेटर्स को इस तरह से यूज़ करना सीखो। 57.2 इंटू 4000 इंटू 7 डिवाइड बाय पाई इंटू 50 इंटू आई यूज़ डबल ब्रैकेट बिकॉज यहाँ पे अंदर एक छोटा और ब्रैकेट है 40 स्क्वायर माइनस 33 स्क्वायर, डबल ब्रैकेट से मैंने इसको क्लोज कर दिया। मुझे सिग्मा सी के मिला है 19.95। ओके, सो सिग्मा सी के का वैल्यू आ गया है 19.95 मेगा पास्कल। ठीक है, नाउ सिंस सिग्मा सी के इज 19.95 मेगा पास्कल विच इज़ लेस देन द परमिसिबल लिमिट, एंड परमिसिबल लिमिट जो है वो 75 हमने अज्यूम की, 75 मेगा पास्कल अज्यूम की है। ठीक है, सो देयरफॉर डिज़ाइन इज सेफ। डिज़ाइन जो है वो सेफ है। जो डायमेंशंस हमने अब तक कैलकुलेट किए हैं वो टेंशन प्लस शियर प्लस क्रशिंग ये तीनों टाइप के स्ट्रेसेस के लिए सेफ है। ओके, नाउ विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप। स्टेप नंबर 2 इज डिज़ाइन ऑफ कपलर नट। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्टेप नंबर 2 डिज़ाइन ऑफ कपलर नट। कपलर नट की डिज़ाइन में हमको डिज़ाइन करना था
कैपिटल लेटर डी एंड एल, उसमें से एल जो है वो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। तो बच्चा डी विल कंसीडर द टेंसाइल फेलियर, ठीक है। सो फेलियर ड्यू टू टेंशन, फेलियर ऑफ कपलर नट ड्यू टू टेंशन, फेलियर ड्यू टू टेंशन, ठीक है। मैं ड्यू टू टेंशन कंसीडर कर सकती। सो फॉर्मूला है सिग्मा टी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन पाई बाई 4 कैपिटल लेटर डी स्क्वायर माइनस डी नॉमिनल स्क्वायर। नट है इसलिए डी नॉमिनल लेंगे हम यहाँ पे, बोल्ट के लिए हम लोग डी कोर लेते हैं, ठीक है। सो डब्ल्यू जो है वो मेरा आ गया 57.2 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय पाई, ये फिर से मैं 4 को ऊपर ले लेती है, पाई इंटू कैपिटल लेटर डी स्क्वायर माइनस नॉमिनल मेरा आया था 40 का स्क्वायर एंड सिग्मा टी का वैल्यू जो दिया हुआ है इक्वेशन में, सिग्मा टी इज गिवन 75 मेगापास्कल। ओके, सो ये पूरे कैलकुलेशन में ओनली डी स्क्वायर जो है, डी जो है वो अननोन है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको डी स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, ये जो ब्रैकेट है पूरा इसका साइड चेंज कर देती हूँ, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे रह गया 57.2 इंटू 4000, 1000 इंटू 4 इज़ 4000 डिवाइड बाय पाई इंटू 75, ठीक है। मैं इसको सॉल्व करूँगी, जितना भी आंसर आएगा उसमें प्लस 40 का स्क्वायर कर दूँगी, तो मैं वो भी यहाँ पे लिख देती हूँ। सो डी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे डी स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर है, तो मैं लिख देती हूँ 57.2 इंटू 4000 डिवाइड बाय पाई इंटू 75 प्लस 40 का स्क्वायर, और इसका जो भी आंसर आएगा उसका मैं स्क्वायर रूट ले लूँगी, ठीक है। सब लोग अपने अपने कैलकुलेटर पे ट्राई करेंगे न्यूमेरिकल। 57.2 इंटू 4000 डिवाइड बाय पाई इंटू 75, ओके, प्लस 40 स्क्वायर, 40 का स्क्वायर कर दिया, और इसका मुझे लेना है रूट, ठीक है। तो मेरा आंसर आ गया 50.7 मिलीमीटर, ठीक है। डी आ गया मेरा 50.7 मिलीमीटर, ठीक है। हमको ये चेक करना है कि ये हमारा जो रहना चाहिए डी आउटर नॉमिनल से थोड़ा बड़ा होना चाहिए। डी नॉमिनल जो है वो 40 है, सो उससे ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है, 50 है, ठीक है। वी कैन राउंड इसको, तुम चाहो तो राउंड भी कर सकते हो, 52 मिलीमीटर ले लेते हैं इसको, ठीक है। अगर 50.7 भी रखा तो नो प्रॉब्लम, बट राउंड कर देंगे तो और भी ठीक रहेगा, ठीक है। नाउ विल गो टू द स्टेप नंबर 3. Step number 3 is design of coupler. Now coupler की डिज़ाइन में we have to calculate D1, D2, thickness of the coupler and length of the coupler. अगर तुम लोगों ने इसके पहले जो वीडियोस मैंने तुम लोगों को जिनकी लिंक शेयर की, अगर वो देखे रहेंगे तो तुमने देखा रहेगा कि वो जो जॉइंट रहते हैं उसमें कपलर की लेंथ इतनी होती है कि स्क्रू इन स्क्रू आउट करने पर उतनी स्पेस अवेलेबल होना चाहिए वहाँ पर, ठीक है ना। D1 के लिए हम लोग ले लेते हैं एम्पिरिकल रिलेशन। सो बाय एम्पिरिकल रिलेशन हम D1 जो एम्पिरिकल रिलेशन से लेते हैं, और वो रिलेशन है D1 के लिए, D1 होता है D आउटर प्लस 6 to 8 होता है, मैं प्लस 6 ले लेती हूँ, 6 मिलीमीटर। सो D1 जो है वो मेरा कितना गया, D नॉमिनल जो है वो मेरा 40 है, प्लस 6, तो इट इज़ D1 इज़ 46 मिलीमीटर, ओके। अब D1 मुझे पता है, ठीक है। सो क्योंकि फॉर्मूले में D1 एंड D2 दोनों अननोन आ जाते हैं। नाउ आई विल कंसीडर द फेलियर ऑफ कपलर ड्यू टू टेंशन, फेलियर ड्यू टू टेंशन, फेलियर ड्यू टू टेंशन। सो सिग्मा टी के लिए मुझे मेरा फॉर्मूला बन जाता है W/π/4 इंटू D2 स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं D1 का ये वैल्यू यहाँ पे रख दूँ तो मुझे D2 यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। नाउ मैं यहाँ पे सारी वैल्यूज़ रख देती हूँ पहले। सिग्मा टी टेंसाइल फेलियर है 75 इज इक्वल टू 57.2 इंटू 10⁻³ इंटू 4, ये 4 जो है ये π/4 का 4 है जो मैं न्यूमरेटर में ले लेती हूँ, इंटू पाई इंटू D2 स्क्वायर माइनस D1 इज़ 46 का स्क्वायर, ओके। सेम ऊपर जैसे कैलकुलेशन था वैसे ही, सिर्फ वहाँ पे 40 था, यहाँ पे 46 है। सो वी कैन राइट D2 ऊपर वाला जैसा सेम ही है, इसलिए मैं डायरेक्ट जो है आगे की स्टेप लिखती हूँ। D2 स्क्वायर इज इक्वल टू, इट विल बी 57.2 इंटू 4000
डिवाइड बाय पाई इंटू 75 प्लस 46 का स्क्वायर। ओके ये सेम प्रीवियस वाली ऊपर जैसी स्टेप थी उसी तरह से इसको एडजस्ट किया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है। ओके ना हमको क्या करना है, कैलकुलेटर में ये वैल्यूज़ डाल के कैलकुलेट करना है। तो D2 मुझे मिल जाता है, D2 कितना आता है, मैं इसको कैलकुलेटर में डालती हूँ तो D2 मुझे मिल जाता है 55.56 मिलीमीटर। सो वी कैन राउंड दिस D2 एज 56 मिलीमीटर। ओके सो ये भी कैलकुलेशन हो गया, D1 एंड D2 द इनर इनसाइड डायमीटर एंड आउटसाइड डायमीटर ऑफ द कपलर। नाउ विल कैलकुलेट द थिकनेस। ऐसे तो थिकनेस के लिए तुम्हारे पास इम्पेरिकल रिलेशन भी है और तुम D1 और D2 से भी निकाल सकते हैं, हम उसी से निकालते हैं अभी। थिकनेस ऑफ कपलर, थिकनेस ऑफ कपलर क्या रहेगा, T इज इक्वल टू विल इट बी D2 माइनस D1/2। ठीक है, अगर तुम लोगों को ये डायग्राम समझ में आया है तो तुम यहाँ से डायरेक्ट देख के निकाल सकते हैं। ठीक है, D2 एंड D1 इन दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय 2 रहेगा थिकनेस। ओके सो मैं यहाँ पे वो लिख देती हूँ। यहाँ पे D2 जो है वो मेरा कितना आया था, D2 इज़ 56 एंड D1 जो है वो 46 आया डिवाइड बाय 2। सो T विल बी 5 मिलीमीटर, मतलब इसका थिकनेस है 5 मिलीमीटर। नाउ लेंथ ऑफ द कपलर, लेंथ ऑफ कपलर के लिए भी वी यूज डायरेक्टली द एम्पिरिकल रिलेशन दैट लेंथ इज 6 टाइम्स ऑफ डी नॉमिनल होती है, तो 6 इंटू डी नॉमिनल अपन ने 40 लिया था। ठीक है, सो दिस इज 240 मिलीमीटर द लेंथ ऑफ द coupler, 240 millimeter. Okay, so in this way we have calculated all the dimensions of the turnbuckle. Okay, हम लोगों को D nominal मिला था from the thread table 40 millimeter, core diameter is 33 millimeter, pitch मिल गया था हमको 7 millimeter, length of the coupler nut जो हमको कैलकुलेशन से तो 14.71 मिला था, बट फ्रॉम द एम्पिरिकल रिलेशन वी गॉट इट 50 मिलीमीटर। नाउ कैपिटल लेटर डू, डायमीटर ऑफ द कपलर नट ये हम लोगों को मिला है 50.7। ठीक है, उसको मैंने राउंड किया है 52 मिलीमीटर। ठीक है, राउंड नहीं भी करेंगे तो भी कैलकुलेशन में कोई मार्क्स का डिडक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है ना, क्योंकि आगे कहीं भी कैलकुलेशन में हम कैपिटल लेटर डी नहीं यूज़ करने वाले हैं। D1 हम लोगों को मिल गया है 46 मिलीमीटर एंड D2 इज 56 मिलीमीटर। लेंथ ऑफ द कपलर नट, थिकनेस एंड लेंथ वो भी तुम यहाँ पे लिख सकते हो, थिकनेस आ गया 5 मिलीमीटर एंड लेंथ ऑफ द कपलर नट जो है वो 240 millimeter. So in this style we have calculated all the dimensions and we have checked the different stresses, the values of different stresses which are inducing into the turnbuckle, whether it is within the safe limit or not. Okay, so go through the numerical and make the notes, write it down and try to solve on your own.